हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जैन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। इस न्यू ईयर के सेकेंड डे नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक द मेनिंजाइटिस कैरी ऑन करते हुए आज सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये JINC ई नर्सिंग जोधपुर के द्वारा चलाई जा रही फ्री क्लासेस का बेनिफिट उन सभी नीडफुल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल सके। तालिब, गीता जाट, JINC जोधना लवर, कल्पना, गुड्डू, लाखन, पिंकी, RK सैनी, उमेश, प्रिया सिंह, क्रिएटिव, सोनम, संदीप, सम्रानिका, आरुति, नेहा सोनी, आरती, राकेश, सुरेश सांगवा, आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और सबसे खास बात आज की क्लास की मैं बताना चाहूंगा, JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग कोर्स चलाया जा रहा है, जिसकी डिमांड जबरदस्त आप लोगों की तरफ से ऑफर क्रिएट किया गया था। ऑफर फिनिश होने के बाद लगातार बच्चों के कॉल और मैसेज आए, एक दिन की मोहलत सभी बच्चों ने और मांगी। और मैं हमेशा कहता हूं JINC फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की हर बात को मानने के लिए हमेशा कोशिश करता है। और एक बार फिर आपकी डिमांड पे ऑफर जो था कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स का, वो स्टिल आज रात 12 बजे तक कंटिन्यू होगा। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया, जो कॉल और मैसेज के द्वारा लगातार रिक्वेस्ट करे थे, उन बच्चों के लिए स्पेशली तो इस ऑफर का बेनिफिट लीजिएगा। अभी भी कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स जो JINC जोधपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके स्टिल जो प्राइस है 5999 ही रखा है। और इसी 5999 में कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द नर्सिंग सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ वीडियो बेस्ड, इमेज बेस्ड, वो सब कंटेंट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, यूनिट वाइड टेस्ट, वो सब कुछ पुट किया। मैं हमेशा कहता हूं वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बार खर्च करो और इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे CH हो, चाहे NHM हो, चाहे CRP हो, चाहे WAPM हो, कोई भी एग्जाम हो, एक कोर्स के साथ। ये JINC जोधपुर की खासियत है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइएगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद बाय नाउ पे जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हो। लॉग आउट और लॉग इन करने के बाद आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना, एक मॉर्निंग में पढ़े, एक इवनिंग में पढ़े। याद रखना, पहले वीडियो सुनना है, फिर उसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं। आप खुद ही को ऑथर बनना है, ना आपको PDF मिलेगी ना आपको बुक्स मिलेगी। खुद को ऑथर बनना है, खुद के नोट्स बनाना है, ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। ओके फाइन। इसी क्वेरी को मिनिमाइज करते हुए हम कैरी ऑन करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। दैट इज अ वे हाउ टू पावर ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ। यदि आपकी एज, आपकी उम्र आपको थका नहीं सकती, तो ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। इसी जिद के साथ, इसी जज्बे के साथ इस 2021 में आपको आगे बढ़ना है। जिंदगी में वो सारे गोल आपने देखे हैं, उनके गोल को अचीव करना है। इसी शिद्दत से आगे बढ़ते रहिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो टॉपिक है अगेन अपना, दैट इज मेनिंजाइटिस। इसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं, और टॉपिक को कैरी ऑन करते हम आगे बढ़ेंगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू विल बी कैरी ऑन एवरीबॉडी। ओके फाइन। मेनिंजाइटिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों आज, और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा, और आज इस पार्ट 2 फिनिश होने के बाद जितने भी MCQ बनते हैं मेनिंजाइटिस में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता तो चले आपने क्या लर्न किया इस टॉपिक में से। ओके फाइन। कल हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस क्या है,
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, वायरल क्या होता है, फंगल क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने मेनिंजल इरिटेशन के सिम्टम पढ़े, ब्रूट जेनकिंस साइन क्या होता है, नकल रिजिडिटी क्या होता है, कर्निंग साइन क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ कैन आइडेंटिफाई, हाउ कैन डायग्नोज इफ द पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सबसे पहले मैंने पुट किया बच्चों हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कल बच्चों मेनिंजाइटिस पढ़ा, कल हमने मेनिंजाइटिस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा और मैंने मेनिंजाइटिस का आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों ड्रॉपलेट, क्या बताया था, एक ड्रॉपलेट रूट था और दूसरा मैंने बच्चों आपको ये भी बताया था दैट इज एयरबॉर्न भी हो सकता है, इसको हम एयरबॉर्न भी कह सकते हैं। बट ड्रॉपलेट जो है, ड्रॉपलेट के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कहां पहुंचेगा बच्चों, ब्लड में पहुंचेगा और ये मोस्ट कॉमन रूट होता है पेशेंट को मेनिंजाइटिस स्प्रेड होने का। तो हिस्ट्री में हम पता लगाएंगे बच्चों कि कई पेशेंट को ड्रॉपलेट इंफेक्शन के द्वारा ये कंडीशन कॉज तो नहीं हुई। हिस्ट्री के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फिजिकल एग्जामिनेशन, और मैं बताना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है जिसके अंदर हम स्पेशली नकल रिजिडिटी देखेंगे, नकल रिजिडिटी देखेंगे और नकल रिजिडिटी के साथ पॉजिटिव कर्निंग और ब्रूट जेनकिंस साइन भी पढ़ेंगे बच्चों। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, उसको मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल इश्यूज को मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, डोंट वरी। कैरी ऑन करते हैं। वी आर गोइंग टू सी दिस, दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली हम क्या देखेंगे बच्चों, मैंने आपको स्पेशली बताया था बच्चों कि पेशेंट को जब भी हम नकल रिजिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो दो साइन देखते हैं। वो दो साइन कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव ब्रूट जेनकिंस साइन बताया था और एक कर्निंग साइन बताया था। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कॉमनली क्या देखेंगे बच्चों, नकल रिजिडिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और नकल रिजिडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों साइन को देखेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, पॉजिटिव ब्रूट जेनकिंस साइन देखेंगे, कर्निंग साइन देखेंगे, उससे पता चलेगा कि पेशेंट को कहीं मेनिंजाइटिस तो नहीं है। ओके फाइन, उसको फर्दर कैरी ऑन करने के लिए उसके अलावा टेक्निकल इश्यूज को मिनिमाइज करके आगे बढ़ रहे बच्चों। डोंट वरी, जस्ट अ मिनट, यू शुड वेट। क्लास को कैरी ऑन करते हुए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज को मिनिमाइज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर आपके सामने शेयर करेंगे आज की क्लास में। ओके फाइन, हिस्ट्री के बाद आपने पढ़ा बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम देखें बच्चों ट्यूबरक्लिन टेस्ट। मैंने आपको याद होगा एक ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस पढ़ाया था बच्चों, और ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में हम स्पेशली क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई रिस्पॉन्सिबल है तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट, इसका दूसरा नाम है मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसका दूसरा नाम बच्चों मॉन्टॉक टेस्ट। और मॉन्टॉक टेस्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, पीपीटी यूज करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। पीपीटी जो है लगभग हम बच्चों 0.1 ml यूज करते हैं, इसको हम इंट्राडर्मल एडमिनिस्टर करते हैं। और इंट्राडर्मल कहां एडमिनिस्टर करते हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ आर्म, वेंट्रल सरफेस ऑफ आर्म, आर्म्स के वेंट्रल सरफेस में इंजेक्ट करेंगे। और इंजेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के बाद में हम इस रिजल्ट को देखेंगे। और रिजल्ट में क्या देखते हैं बच्चों, रिजल्ट में जो इस प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव की वजह से जो रिएक्शन डेवलप हुआ है, यदि उसका डायमीटर बच्चों 10 mm और मोर है, इसका मतलब टेस्ट क्या है बच्चों, पॉजिटिव। यदि डायमीटर 6 to 9 mm मिलेगा, दैट वी कैन से डाउटफुल होगा बच्चों।
और यदि ये डायमीटर बच्चों लेस देन 6 मिलेगा, लेस देन 6 mm मिलेगा, दैट वी कैन से नेगेटिव, दैट वी कैन से नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेस देन 6 mm वी कैन से नेगेटिव, दैट वी कैन से नेगेटिव। ओके फाइन। उसके बाद यदि हम फर्दर देखें, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, मैं आगे बताऊंगा बच्चों, HIV पॉजिटिव का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी क्या हो रखी है, सप्रेस हो रखी है, और यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसका डायमीटर यदि 5 mm का मिलता है, दैट वी कैन से पॉजिटिव। ये ट्यूबरक्लिन टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है इस मेनिंजाइटिस के लिए, दैट वी कैन से ट्यूबरक्लिन टेस्ट करते हैं। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, we'll move further. Next मैंने पुट किया बच्चों PCR for the viral infection। याद रखना HIV पॉजिटिव पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है। HIV क्या है बच्चों? RNA वायरस है। कौन सा है? RNA वायरस है, आपको सभी को पता है। और RNA कौन सा है? रिट्रो वायरस। कौन सा बच्चों? रिट्रो वायरस है। यदि किसी पेशेंट को HIV है तो डेफिनेट उसका इम्यून सिस्टम वीक है और उस पेशेंट को इजिली क्या डेवलप हो सकता है बच्चों? मेनिंजाइटिस। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और PCR जो है यहां पर हम पेशेंट को, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को यूज करेंगे, बट PCR चिल्ड्रन में एड्स का कंफर्मेटिव टेस्ट भी है बच्चों, याद रखिएगा। एड्स का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है किसमें? चिल्ड्रन में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन याद रखिएगा बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फाइन। इस PCR के अलावा CBC डेफिनेटली हम जब पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्पेशली मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बच्चों, लंबर पंचर हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेनिंजाइटिस का मेन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? लंबर पंचर। और लंबर पंचर में हम क्या देखेंगे बच्चों? हम CSF एनालिसिस करेंगे, हम ग्लूकोज का लेवल देखेंगे CSF में, हम उसके साथ साथ प्रोटीन का लेवल देखेंगे CSF में, WBC देखेंगे, कौन सा WBC बढ़ता है वो भी देखेंगे। बट यहां पर पेशेंट को CBC हम देखेंगे तो CBC क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, क्योंकि बैक्टीरियल इंफेक्शन जहां पर भी होता है तो CBC कॉमनली राइजेस अप होता है। और CBC में मैं बताना चाहता हूं बच्चों, न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। न्यूट्रोफिल हमेशा इंडिकेट करता है एक्यूट इंफेक्शन को। ओके फाइन। इस CBC के अलावा ब्लड कल्चर देखेंगे टू फाइंड आउट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या होता है यदि पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस है तो हम कॉमनली ब्लड कल्चर में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट यदि वहां पर हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम ब्लड कल्चर में डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और उस पेशेंट को स्पेशली एम्पिसिलिन ड्रग चल रही है, इट मे बी कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होगा तो टॉक्सिन्स बनेगा, और टॉक्सिन्स बनेगा तो पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में भी हम इस CBC ब्लड कल्चर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दैट इन्वेस्टिगेशन वी कैन से लंबर पंचर। यहां पर बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ये वो MCQ है जो हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच इज द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवेलुएशन पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस, या विच इज द कंफर्मेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। क्योंकि मेनिंजाइटिस का कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है बच्चों? लंबर पंचर। और लंबर पंचर में हम क्या करेंगे? हम CSF का एनालिसिस करेंगे। यहां लगभग 12 से 13 MCQ बनते हैं। मैं सारे MCQ आपको शेयर करूंगा बच्चों। लंबर पंचर विद द एनालिसिस ऑफ CSF, इसको हम डेफिनेटिव टेस्ट फॉर मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, चाहे एम्स का एग्जाम हो चाहे किसी भी पैरामीटर का एग्जाम हो, ये कॉमनली पूछे जाने वाला MCQ है लंबर पंचर। लंबर पंचर में 2 पैरामीटर यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों WBC बढ़ेगा, और जब WBC बढ़ेगा तो इस CSF का कलर जो है वो कैसा होगा? क्लाउडी होगा। और साथ में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? आई विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। ये 2 पैरामीटर याद रखना। जहां पर पेशेंट को CSF का एनालिसिस करेंगे तो CSF में एक तो बच्चों WBC बढ़ेगा, दूसरा कलर चेंज होगा, और तीसरा ग्लूकोज का लेवल कम होगा और प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, स्पेशली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। ओके फाइन। यहां पर मैंने 2 पोजीशन पुट की है। यदि हम बात करें इन्फेंट या चिल्ड्रन की बात करें तो ये 2 तरीके होते हैं बच्चों। बेबी को सिटिंग पोजीशन में बिठाया, डियर नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा इस सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को होल्ड करते हैं।
दूसरी पिक्चर में यदि इन्फेंट है, 1 साल का बच्चा है, ये उससे छोटा है, तो सी शेप पोजीशन दिलाते हैं। इस पोजीशन का एक ही पर्पज है, जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, 2 वर्टिब्रल बोन के बीच में, वो जॉइंट इजीली ओपन हो जाएगा और हम नीडल को डायरेक्टली सब एरेक्नोइड स्पेस में एंटर कर सकते हैं टू ड्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, टू ड्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके फाइन। अब बात आती है एग्जाम में कि सीएसएफ एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, लंबर पंचर करना पड़ेगा। और लंबर पंचर को क्या नाम से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, स्पाइनल टेप के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, या पूछेंगे लंबर पंचर किसको बोलते हैं, या पूछेंगे स्पाइनल टेप किसको बोलते हैं। अब बात आती है कि लंबर पंचर करने की साइट, अडल्ट में L3 L4, चिल्ड्रन में L4 L5। ये अडल्ट वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया बच्चों, चाहे अडल्ट मेंशन नहीं किया हो, यदि अडल्ट मेंशन नहीं किया हो और सीधा पूछेंगे कि लंबर पंचर की साइड, तो आपको आंसर पुट करना L3 और L4। वही यदि चिल्ड्रन का पूछेंगे बच्चों, तो आपको L4 और L5। चिल्ड्रन हमेशा स्पेसिफाई करेंगे, ये पीडियाट्रिक में पूछा जाता है, जब स्पेसिफाई करते हैं तो आपको L4 और L5 पुट करना है, और जब स्पेसिफाई पुट नहीं करते हैं तो आपको सीधा लंबर में L3 और L4 लिखना। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि लंबर पंचर करने के लिए लंबर पंचर निडल को कौन से वर्टिब्रा के बीच में इंसर्ट करते हैं, L3 L4, या बच्चों में पूछेंगे बच्चों L4 L5। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक इट राइट नाउ। मैं हमेशा कहता हूं डिसलाइक का जवाब देने के लिए मेरे पास ये आर्मी है, और जब ये आर्मी लाइक करना स्टार्ट करता तो डिसलाइक वाले खुद पे खुद चले जाते हैं। तो लाइक इट राइट नाउ वेरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको जवाब देना है, क्योंकि डिसलाइक वाले भी उतनी शिद्दत से पढ़ते जितना आप दिल से पढ़ते हो। बस उनकी मजबूरी है कि उनको आकर के डिसलाइक करके जाना पड़ता है, बट दे आर मोटिवेटेड मी टू मच टू डू हार्ड वर्क। तो बच्चों फटाफट लाइक करके रिप्लाई करेगा, लाइक इट एवरीवन। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्लास को अटेंड करें, दबाएं बटन और लाइक करिए, रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके फाइन। अब इस लंबर पंचर में 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। क्वेश्चन बनता बच्चों कि बिफोर लंबर पंचर और ड्यूरिंग लंबर पंचर। मैं आफ्टर अलग पोजीशन दूंगा, क्योंकि आफ्टर लंबर पोजीशन हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। यहां पर पूछेंगे कि लंबर पंचर करने से पहले और लंबर पंचर करते समय आपको आंसर लिखना साइड लाइन। और यदि साइड लाइन ऑप्शन नहीं है, यदि साइड लाइन ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों बाउड बैक्ड। बाउड बैक को मतलब होता है वापस झुका हुआ। ये टर्म्स यहां इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एम्स दिल्ली में पूछा हुआ एमसीक्यू है। एम्स दिल्ली में पूछा हुआ एमसीक्यू है कि बाउड बैक, मैंने हिंदी में भी लिखा, बच्चों कंफ्यूज ना होना। बाउड बैक मतलब होता है आगे की ओर झुका हुआ, दैट पोजीशन वी कैन से बाउड बैक्ड। ये हम ओबीसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और टर्म्स है चिन एट चेस्ट। चिन को कहां लगाना बच्चों, चेस्ट के टूवर्ड ले जाना। चिन को किस तरफ ले जाना है, चेस्ट को टूवर्ड ले जाना है। और एक सबसे फेवरेट टर्म जो हम यूज करते हैं, फेवरेट टर्म्स क्या लेता है, सी शेप पोजीशन, इसी का दूसरा नाम फैटल एटीट्यूड, इसी का तीसरा नाम है जेनुमेंटम पोजीशन। आपने जेनु पेक्टोरल पढ़ा होगा बच्चों, आपने ये टर्म सुना होगा जेनु पेक्टोरल, जेनो पेक्टोरल पढ़ा होगा। और जेनो पेक्टोरल किसको बोलते हैं बच्चों, नी चेस्ट पोजीशन। किसको बोलते हैं, नी चेस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जेनो पेक्टोरल पोजीशन जो है वो किसको बोलते हैं, नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम है। और यहां पर याद रखिएगा सी शेप पोजीशन का दूसरा नाम है जेनुमेंटम, जेनुमेंटम पोजीशन, और इसी को फैटल एटीट्यूड बोलते हैं। ये वो कॉमन टर्म्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबर पंचर में कौन सी पोजीशन। कोई भी टर्म्स आपको मिल सकता है, साइड लाइन आपको मिल सकता है, वो राइट लेटरल हो सकता है, लेफ्ट लेटरल हो सकता है, बट याद रखना जो पेशेंट का लंबर वर्टिब्रा होगा वो बेड के एंड पे होगा। यदि ये पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट का बेड है, तो पेशेंट यदि इस तरीके से पोजीशन आपको दे रहा है, इस तरीके से आपको पोजीशन दे रहा है, तो याद रखना बच्चों लंबर वर्टिब्रा जो है ये बेड का जो एंड होता है, एंड पार्ट होता है बेड का, वहां पर होना चाहिए, ताकि हम इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, ड्रेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सीएसएफ को। और फ्लेक्स नहीं मैंने लिखा है, फैटल एटीट्यूड कभी कभी जेनुमेंटम वाला वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस बार यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि जेनु पेक्टोरल हम नी चेस्ट को बोलते हैं और जेनुमेंटम हम सी शेप पोजीशन को बोलते हैं। और सी शेप पोजीशन किसमें देते हैं, फॉर डूइंग द लंबर पंचर। ये तो मैंने बात की बच्चों बिफोर और ड्यूरिंग, मतलब लंबर पंचर करने से पहले और लंबर पंचर करते समय।
अब लंबर पंचर का एक कॉम्प्लिकेशन, लंबर पंचर का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों हेडेक, और लंबर पंचर करने के बाद कौन सी पोजीशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको आंसर लिखना है सुपाइन 4 to 12 आवर तक। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। यदि पेशेंट को आपने लंबर पंचर किया, लंबर पंचर के बाद सीधा लेटाना है, सीधा क्यों लेटाना, टू प्रिवेंट हेडेक, क्योंकि पोस्ट स्पाइनल हेडेक विद द नोजिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछेंगे कि लंबर पंचर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो आप क्या पूछो बच्चों, पुट करोगे पोस्ट स्पाइनल हेडेक। याद रखिएगा पोस्ट स्पाइनल हेडेक, और पोस्ट स्पाइनल हेडेक जो है इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे आप पेशेंट को लंबर पंचर करते हो, विशेष ध्यान रखना, लंबर पंचर करने से पहले पेशेंट को सीएसएफ का प्रेशर मेजर करना होता है। यदि सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो लंबर पंचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अदरवाइज वो ब्रेन हर्निएशन कॉज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, जब भी आप पेशेंट का लंबर पंचर करें तो लंबर पंचर करने से पहले पेशेंट को सीएसएफ का प्रेशर मॉनिटर करना है। यदि सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल है तो आप लंबर पंचर इजीली कर सकते हैं, और यदि प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपने लंबर पंचर किया तो ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लंबर पंचर मैंने लिखा है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अदरवाइज कैन कॉज ब्रेन हर्निएशन। क्या होता है बच्चों, ये पेशेंट का सी शेप पोजीशन, ये पेशेंट का सी शेप पोजीशन है, ये पेशेंट का लंबर वर्टिब्रा, ये कौन सा बच्चों, L3 है और ये L4 है। L3 और L4 के बीच में जैसे ही हमने निडल को पुट किया, तो निडल को पुट करने के बाद जो LP निडल है उसके ऊपर हमें को मैनोमीटर को लगाना है, और मैनोमीटर में क्या चेक करना है, पेशेंट का सीएसएफ प्रेशर चेक करना। और यदि पेशेंट का सीएसएफ प्रेशर जो है नॉर्मल है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है नॉर्मल है, दैट मींस वी कैन से आप उस पेशेंट को लंबर पंचर कंडक्ट कर सकते हो। और यदि प्रेशर बढ़ा हुआ, इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्लियरली लिखा है, क्या कॉज करेगा बच्चों, ब्रेन हर्निएशन और सेरिब्रल हर्निएशन अकर व्हेन द ब्रेन टिश्यू ब्लड CSF shifted from their normal position to the inside the skull। कि प्रेशर बढ़ा होगा, वहां से जैसे ही फ्लूइड शिफ्ट होगा तो वहां पर क्या कॉज हो जाएगा बच्चों, हर्निएशन कॉज हो जाएगा। क्या कॉज हो जाएगा, हर्निएशन कॉज हो जाएगा। दिस इज द MCQ विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि इन विच कंडीशन दैट विल बी CSF या लंबर पंचर वी कैन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो CSF को रिमूव करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होगा, जब पेशेंट का CSF का प्रेशर बढ़ा होगा। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपने CSF लिया, लगभग हम क्या करते हैं बच्चों, एक अमाउंट 5 ml CSF को लेते हैं, 5 ml CSF को अलग अलग बोतल में पुट करते हैं, क्योंकि अलग अलग लेबोरेटरी में इसको एनालिसिस किया जाता है। मेन पर्पस क्या हो, एक और क्वेश्चन बता देता हूं, यदि आपने किसी पेशेंट का CSF लिया और CSF लेने के बाद में यू कैन नॉट एबल टू ट्रांसफर दिस सैंपल टू द लेबोरेटरी, यदि आप ये CSF को लेबोरेटरी में नहीं भेज पाए तो इस CSF को 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टोर कर सकते हैं। और कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं बच्चों, 24 आवर तक स्टोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एक पेशेंट का आपने CSF लिया, CSF लेने के बाद में यू कैन नॉट एबल टू सेंड टू द लेबोरेटरी, तो कितने टेंपरेचर पे उस CSF को स्टोर किया जा सकता है, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे आप लगभग 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हो। याद रखना ये सेम पैरामीटर बच्चों यूरिन का होता है, यूरिन को भी 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर तक हम स्टोर कर सकते हैं इफ यू आर अनेबल टू सेंडिंग द सैंपल टू द लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप लेबोरेटरी में नहीं सेंड कर पाए तो सब्सटेंस के कंपोजिशन को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए कितने टेंपरेचर कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो आप 4 to 6 पुट कर सकते हैं। दोनों में मैंने पुट किया बच्चों 4 to 6, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं माइनर वो पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट विल मेक बूस्ट योरसेल्फ टू क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इस तरीके से आपको लर्न करना होगा बच्चों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको हर पॉइंट पे फोकस करना है, हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लर्न करना है, देन ओनली यू कैन
क्रैक द कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, हर पॉइंट को पॉइंट की जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, नोटबुक में उस पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा, उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और एमसीक्यू आपको बताएगा कि हाउ मच यू आर लर्न, हाउ मच यू आर रिमेंबर, that make your confidence to read continue, to study continue with a JINC E nursing। तभी तो कहता हूं बच्चों, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो भरोसा है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो मुमकिन है। ये आपके द्वारा दिया गया JINC गुरुकुल का टाइटल बच्चों, और गुरुकुल वही देता है जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करे। ओके फाइन, इसको कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते बच्चों। अब हमने CSF ले लिया, अब CSF लेने के बाद क्या करते हैं बच्चों, CSF का एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं डिस्कस करने वाला हूं। CSF में यह देखना है कि वायरल मेनिंजाइटिस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, पैरासाइटिक और फंगल मेनिंजाइटिस में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, किस में WBC बढ़ेगा, किस में प्रोटीन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, इस एक चार्ट से लगभग हम 10 MCQ कलेक्ट करेंगे बच्चों। एक चार्ट से 10 क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ेंगे। यू कैन सी एवरीबडी, यू कैन सी एवरीबडी, आई वाज पुट इट वेरी वेल। अपीयरेंस में देखना, सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में, बट ये कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। अपीयरेंस किसका बच्चों, CSF का। अपीयरेंस किसका देखेंगे, CSF का। ओपनिंग प्रेशर किसका देखेंगे, CSF का। देन प्रोटीन की प्रेजेंस, ग्लूकोज की प्रेजेंस, और ग्लूकोज जो है स्पेशली बच्चों, ग्लूकोज का लेवल CSF और ब्लड के लेवल के रेशियो को कंपेयर करते हुए, और देन WBC का काउंट, एक एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस की वजह से। हियर यू कैन सी, यदि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने कहा था बच्चों, मेनिंजाइटिस में मोस्ट कॉमन और सबसे कॉमन कौन सा होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, जिसको हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो डेफिनेटली नॉर्मल CSF का कलर कैसा था बच्चों, क्लियर कलर था, और यहां पर कैसा हो जाएगा, टर्बिड। क्यों हो जाएगा, कि उसमें कौन प्रेजेंट है बच्चों, बैक्टीरिया। कौन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। ओके फाइन। दूसरी बात देखिएगा, ओपनिंग प्रेशर। ओपनिंग प्रेशर का मतलब जब आप निडल को इंसर्ट करते हो इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस टू टेकिंग CSF, निडल को इंसर्ट करते से ओपनिंग जो प्रेशर होगा वो लगभग नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों 90 to 180 mm ऑफ Hg रहता है। 90 to 180 mm ऑफ Hg रहेगा, और ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बड़ा होगा। मैंने पहले ही कहा था, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर रिस्पॉन्सिबल, कैन इंक्रीज और एलिवेटेड दैट ओपनिंग प्रेशर। दूसरा, प्रोटीन का जो नॉर्मल लेवल है बच्चों वो 15 to 45 mg/dl है। किस में, CSF में। किस में, CSF में। और ये कितना हो जाएगा, ये मोर देन 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, मोर देन 200, क्योंकि डेफिनेटली बैक्टीरिया की प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। दूसरा सबसे खास बात, ग्लूकोज नॉर्मली 45 to 75 mg/dl होता है। यह ग्लूकोज का लेवल किस में होगा बच्चों, CSF में। यह ग्लूकोज का लेवल किस में होगा, CSF में। और आपको अच्छे से पता है बैक्टीरिया का फूड क्या है, बैक्टीरिया का खाना क्या है, बैक्टीरिया का भोजन क्या है। भोजन क्या, ग्लूकोज। अनिल खोरवाल डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC स्टूडेंट फंड, थैंक यू अनिल। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे बच्चों, ग्लूकोज को खाएंगे। जब ग्लूकोज को खाएंगे तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बता रहा हूं जो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। उसके साथ मैंने यहां लिखा ग्लूकोज और CSF का ब्लड और CSF का ग्लूकोज रेशियो। आपको अच्छे से पता है जब हम ब्लड में ग्लूकोज पढ़ते हैं बच्चों, जब हम ब्लड में पढ़ते हैं तो 72,110 mg/dl होता है। यह ब्लड ग्लूकोज लेवल का लेवल है। दूसरा, यदि हम CSF में ग्लूकोज का लेवल पढ़ते हैं बच्चों 15 से 45 mg/dl है। और इन दोनों के यदि हम रेशियो निकालें तो रेशियो कितना आएगा, मोर देन 0.6, मोर देन 0.6। और याद रखना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, लेस देन 0.4 विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वो एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों। उसके साथ हम यदि बात करें WBC का, तो WBC जो बढ़ करके नॉर्मली WBC CSF में कितना होता है, लेस देन 8 होगा, बट ये बढ़ करके 1000 to 2000 क्यूबिक पर ml हो जाएगा बच्चों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, न्यूट्रोफिल जो है ये हमेशा एक्यूट इंफेक्शन में, ये हमेशा एक्यूट इंफेक्शन में
इंक्रीज होने वाला WBC होता है। याद रखना, न्यूट्रोफिल विल इंक्रीज इन द एक्यूट इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल को मोस्ट क्या बोलते हैं, अबंडेंट WBC के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं फेगोसाइटिक WBC भी कहते हैं। और लगभग ये टोटल WBC में देखेंगे तो सबसे अधिक 62% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा WBC बढ़ेगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। आपको आंसर क्या पुट करना होगा बच्चों, न्यूट्रोफिल। क्या पुट करना होगा, न्यूट्रोफिल। मैं बार बार बैक्टीरियल पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्वेश्चन यही पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या बढ़ता है, ग्लूकोज कम होता है, प्रोटीन बढ़ता है, WBC बढ़ता है, और कलर जो है CSF का वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो टर्बिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्बिट हो जाएगा। इसके साथ यदि वायरल मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो याद रखना CSF के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वायरल जो है डेंजरस नहीं होता इतना। देन ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल होगा, प्रोटीन का लेवल जो है वो लेस देन 200 होगा। देन ग्लूकोज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, देन रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट WBC जो है वो लगभग लेस देन 300 बढ़ेगा। और इसमें कौन बढ़ेगा बच्चों, लिम्फोसाइट्स। कौन बढ़ेगा, लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा। ओके फाइन। दूसरे अलावा मैंने पुट किया बच्चों फंगल मेनिंजाइटिस। याद रखना फंगल मेनिंजाइटिस में भी कलर चेंज नहीं होगा। देन ओपनिंग प्रेशर कभी कभी इंक्रीज हो सकता है। देन प्रोटीन यहां पर बढ़ेगा। देन ग्लूकोज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, रेशियो ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा। और इसमें भी कौन बढ़ेगा बच्चों, लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा। कौन बचेगा, लिम्फोसाइट्स को मोस्ट कॉमन WBC कहते हैं बच्चों। लिम्फोसाइट्स को मोस्ट कॉमन WBC के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहां इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या पुट किया है कि यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यदि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होगा। याद रखना CSF का कलर टर्बिट होगा, दूसरा प्रोटीन का लेवल बहुत एक्सेस होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, और स्पेशली CSF और ब्लड का जो रेशियो है ग्लूकोज का वो कम हो जाएगा, और WBC यहां पर राइजेस अप हो जाएगी। ये पैरामीटर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आई होप इट विल बी आस्किंग अगेन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू विल बी एबल टू गिव राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये स्पेशली ये एनालिसिस हम करेंगे जब पेशेंट को CSF के बारे में जानकारी लेनी हो कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो। इस चार्ट में वो सारे पैरामीटर मैंने पुट करने की कोशिश की है जो आपको CSF एनालिसिस के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विच इज द मोस्ट कॉमन, बैक्टीरियल। ओके फाइन। अब CSF एनालिसिस हो गया, कंफर्म हो गया पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। अब क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मोडालिटी भी यहां पर मेजर रोल प्ले करती है बच्चों। और ट्रीटमेंट में जैसे ही हम जाएंगे तो सबसे खास बात पेशेंट को रेस्ट देना, आराम देना है। डियर नर्सेस क्या कर सकती है, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकती है, तो पेशेंट को रेस्ट देना है, आराम देना है। और उस आराम के बाद में प्लेंटी ऑफ वाटर देना, क्योंकि इंफेक्शन कैन कॉज फीवर और फीवर कैन कॉज लॉस ऑफ वाटर। याद रखना, तो वहां हम प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे पेशेंट के वाटर या फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये डियर नर्सेस कर सकती है। बट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या आएगा कि यदि पेशेंट को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, चाहे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस पूछे और या आपको यहां पर ऐसा भी पुट करें कि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं, या सेप्टिक मेनिंजाइटिस, ध्यान से देखना बच्चों, या सेप्टिक मेनिंजाइटिस है, तो हम पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किसको यूज करेंगे, पेनिसिलिन जी, और पेनिसिलिन जी के साथ में सिप्ट्रेक्सोन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, आपको अच्छे से पता है। पेनिसिलिन जी जो है, पेनिसिलिन का फाउंडर कौन है, अलेक्जेंडर। कौन है बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ पेनिसिलिन। आपको आंसर क्या लिखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दीज आर द MCQ विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यदि पेशेंट को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन चाहिएगा, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक ड्रग चाहिएगा। और एंटीबायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कौन है, पेनिसिलिन। और यहां पर पेनिसिलिन जी और सिप्ट्रेक्सोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और दोनों ड्रग जब एक साथ पुट किया हो तो डेफिनेटली पेनिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और हम पेनिसिलिन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट सफर विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, आपको आंसर क्या लिखना होगा, दैट इज अ पेनिसिलिन जी और सिप्ट्रेक्सोन। याद होगा बच्चों, हम किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन देते हैं तो पेनिसिलिन क्या करता है बच्चों, ये डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को। किसको डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को। और जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा
तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बच्चों, टॉक्सिन्स बढ़ेगा, टॉक्सिन्स बढ़ेगा। और जब टॉक्सिन्स बढ़ेगा आपके ब्लड में तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेप्टिसीमिया। ये ध्यान रखिएगा कैसे। इस एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है जेरिच हरहेमर्स रिएक्शन। देखिए जेरिस हरहेक्सिमियर रिएक्शन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है और ये पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है। ये पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेरिस हरहेक्सिमियर रिएक्शन इज अ रिएक्शन टू endotoxin like product released by the death of harmful microorganism with the body during the antibiotic treatment। इवन बच्चों सिफिलिस का पेशेंट है, इवन बच्चों यदि सिफिलिस का पेशेंट है तो सिफिलिस वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी हम पेनिसिलिन का यूज करते हैं। उस कंडीशन में भी क्या डेवलप हो सकता है, जेरिस हरहेक्सिमियर रिएक्शन। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने बताया था ये रिएक्शन क्यों होगा, क्यों पेनिसिलिन जाकर के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा तो टॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा और जब टॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा उस कंडीशन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे, JHR के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, JHR के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जेरिस हरहेक्सिमियर रिएक्शन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके पुट करना, क्योंकि जहां अलेक्जेंडर का नाम आएगा, जहां पेनिसिलिन का नाम आएगा, वहां पर JHR रिएक्शन कॉमनली फाइंड आउट होता है। डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन को तुरंत डॉक्टर को इंफॉर्म करें। ओके फाइन। अब पेनिसिलिन दिया हमने कब, जब पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था, और बैक्टीरिया में मैंने पुट किया मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस था जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। ओके फाइन। अब बच्चों यदि पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस है तो हम एसाइक्लोविर ड्रग को यूज करते हैं। ये एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, वो ड्रग है जो कॉमनली वायरल इंफेक्शन को ट्रीट करने में यूज करते हैं। दैट ड्रग वी कैन से एसाइक्लोविर। कब, यदि वायरल मेनिंजाइटिस है। डेंजर कौन सा था, बैक्टीरियल। कॉमन कौन सा था, बैक्टीरियल। मैंने उसके साथ बहुत सारे अदर आपको मेनिंजाइटिस पढ़ाए। तो ड्रग डेफिनेटली हर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलर ड्रग हम यूज करते हैं। और हम आपको क्लियर पूछेंगे एंटीवायरल के नाम में तो सभी को पता है एसाइक्लोविर हम यूज करते हैं। और यदि पेशेंट को फंगल मेनिंजाइटिस है तो एम्फोट्रिसिन बी यूज करते हैं बच्चों, एम्फोट्रिसिन। वैसा देखा जाए फ्लूकानाजोल, फ्लूकानाजोल को भी हम क्या बोलते हैं, एंटी फंगल बोलते हैं। बट मैंने पुट किया यदि फंगल मेनिंजाइटिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस यहां पर एम्फोट्रिसिन बी को यूज करते हैं। ये एम्फोट्रिसिन बी एक और पर्पस से भी मैं आपको बताऊंगा, हम फाइलेरियसिस में भी यूज करते हैं। बट यहां आपको ध्यान रखना, यदि पेशेंट को फंगल मेनिंजाइटिस है, यदि फंगस रिस्पॉन्सिबल है तो हम एम्फोट्रिसिन बी, और एम्फोट्रिसिन बी का और यूज का वो भी ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन भी एग्जाम आता है। इट ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार। काला आजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, लेशमानिया डोनोवानी। याद रखना, लेशमानियासिस डोनोवानी दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज काला आजार। और काला आजार की भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या बच्चों, एम्फोट्रिसिन बी। इसलिए मैंने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट किया है। ये हम दो जगह यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को लेशमानियासिस डोनोवानी कॉज कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है बच्चों, काला आजार, और काला आजार को ट्रीट करना तो एम्फोट्रिसिन बी देते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करना तो एम्फोट्रिसिन बी देते हैं। उसके साथ मैंने फ्लूकोनाजोल पुट किया है। फ्लूकोनाजोल भी वन ऑफ द फंगल एंटी फंगल ड्रग्स है, विल बी यूज। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं बच्चों, इस एम्फोट्रिसिन या एम्फोट्रिसिन बी के साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन बनता है, इसको एडमिनिस्टर करने के तरीके पे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो भी यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोट्रिसिन बी हमेशा न्यूरोपैथी होता है। ये क्या करता है बच्चों, ये नर्व को अफेक्ट करती है ड्रग। किसको अफेक्ट करती है, ये नर्व को अफेक्ट करती है। तो जब भी पेशेंट हम एम्फोट्रिसिन बी ड्रग देते हैं तो प्रिकॉशन के साथ देना पड़ता है। और प्रिकॉशन क्या होगा, प्रिकॉशन क्या होगा, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको नॉर्मल सलाइन में देना। देखिए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्फोट्रिसिन बी शुड एडमिनिस्टर 1 बैग ऑफ एनएस। 1 बैग का मतलब बच्चों 500 ml क्या देना पड़ेगा, पहले पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देना पड़ेगा, ताकि ये पेशेंट के न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सके, न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोट्रिसिन बी, तो आपको न्यूरोपैथी लिखना है। दूसरा पूछेंगे एम्फोट्रिसिन बी देने से पहले कौन सा फ्लूइड देते हैं, तो हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। नॉर्मल सलाइन सोडियम की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इंपल्स के
ट्रांसमिशन को रोकने का काम करेगा। कब? जब ये ड्रग आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछेंगे कि फंगल मेनिंजाइटिस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये काला जार को ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है। दैट वी कैन से अगेन एम्फोटेरिसिन बी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। इसके अलावा यदि पेशेंट को प्रोटोजोअल इंफेक्शन है तो मेट्रानिडाजोल दे सकते हैं। यदि पेशेंट को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है बच्चों तो एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग्स एटीटी एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग्स एटीटी थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें हम रिफाम्बसिन होता है, इथाम्यूटोल होता है, पाराजिनामोइड होता है, ये वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। एटीटी थेरेपी देंगे कब? यदि पेशेंट को ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस हुआ। तो पर्टिकुलर मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलर ड्रग को देना बहुत जरूरी है। फिर से कह रहा हूं, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को आइसोलेट रखा जाता है, स्पेशल प्रिकॉशन के साथ रखा जाता है। आगे बताऊंगा मैं आपको एमसीक्यू में, क्योंकि मेनिंजाइटिस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में बार बार बता रहा हूं। यदि पेशेंट स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, सामने वाले पर्सन को यदि इनहेल कर लिया तो डेफिनेटली उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरीके के पेशेंट को यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ रखा जाए। हैंड वॉशिंग बार बार करें, इवन जब भी पेशेंट को केयर करें ग्लव्स का यूज करें, मास्क का यूज करें, ताकि ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। आगे बताऊंगा बच्चों आपको डिटेल में। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब बात आती है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है। ये तो हमने मेन ड्रग पढ़ा। अब यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो डेफिनेटली आईसीपी क्या होगा? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा। तो आईसीपी को ट्रीट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और उसमें किसको यूज करते हैं बच्चों? मैनिटोल को। एवरीबॉडी नो वेरी वेल मैनिटोल आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और आईसीपी बढ़ने का कारण क्या था बच्चों? मेनिंजाइटिस था। इसके अलावा मैंने लिखा एंटीपायरेटिक, क्योंकि फीवर जो है वो फीवर जो कार्डिनल साइन होता है इन्फेक्शन का, तो एसिटामिनोफेन या पीसीएम यूज करेंगे। एंटी कन्वर्शन, डेफिनेटली यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो सीजर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं बच्चों? सीजर आ सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? एप्टोइन को यूज करेंगे, एप्सुलिन को यूज करेंगे। उसके अलावा एंटी एमेटिक, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, PIP-H2 रिसेप्टर है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बच्चों हम डेक्सामेथासोन को यूज कर सकते हैं। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। मेन ड्रग तो चलेगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि मेनिंजाइटिस वन ऑफ द डिसऑर्डर आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो फर्दर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी लेके चलते हैं। यदि आईसीपी बढ़ा तो कम करना है, सीजर आने के चांसेस है तो हम सीजर को प्रिवेंट करने के एंटी कन्वर्शन ड्रग देंगे, फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, यदि पेशेंट को वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है तो एंटी एमेटिक देंगे, और यदि पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम करना तो हम लोग यहाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ये वो सारे सपोर्टिव ड्रग है विच यूज पेशेंट सफर विद द मेनिंजाइटिस। यदि हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद की बात करें, यदि हम ड्रग की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डियर नर्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डियर नर्सिंग ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का केयर करते समय कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करना होगा। कैसे फोकस करना होगा? हियर यू कैन सी मॉनिटर वाइटल साइन और न्यूरोलॉजिकल साइन, बिकॉज जब भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस होगा तो डेफिनेटली आईसीपी बढ़ रहा है, और आईसीपी जब बढ़ेगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, तो यहां पर पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया के साथ हाइपरटेंशन हो सकता है। ये सारे सिम्टम आपको यहां पर दिखेंगे। देन असिस्ट फॉर साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मेंटेन यूरिन स्टूल प्रिकॉशन विद वायरल मेनिंजाइटिस। डेफिनेटली बच्चों वायरल मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को यूरिन और स्टूल के क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस आपको मॉनिटर करना है। साथ में रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा। मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन विद द न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। एक बात का और ध्यान रखना, यदि किसी पेशेंट को, एक पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस डायग्नोस हुआ है और उस पेशेंट को आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट करने के लिए दूसरे मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के साथ रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। कब तक? क्योंकि जब भी किसी मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के अगले 24 to 48 आवर्स का जो टाइम होता है,
स्टिल रिस्क होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मेनिंजाइटिस ट्रांसफर होने के। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट होगा कि हम एक मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, यदि उसको आइसोलेट करना है तो हम दूसरे मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के साथ रख सकते हैं, तब तक रख सकते हैं जब तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो। क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में अगले 24 टू 48 आवर का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है नो रिस्क। तो इन बिटवीन जो है पेशेंट फर्दर स्प्रेड हो सकता है, तो आपको प्रिवेंट करना। क्वेश्चन पूछेंगे कि एक पेशेंट को आइसोलेट किया मेनिंजाइटिस, उसके साथ हम कौन से पेशेंट को रख सकते हैं। आपको ऑप्शन में एक मेनिंजाइटिस लिख दिया, एक ट्यूमर का पेशेंट लिख दिया, एक हेड इंजरी का पेशेंट लिख दिया। तो याद रखना मेनिंजाइटिस के साथ हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को रख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, हम फर्दर बात करें बच्चों एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड, क्योंकि पेशेंट का आईसीपी क्या है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए हेड ऑफ द बेड को हम क्या करेंगे बच्चों, एलिवेट करेंगे। हिमांशु प्रजापत डोनेटिंग 20 rupees टू द JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच माय लविंग हिमांशु, योर डेडिकेशन, योर डोनेशन टुवर्ड्स JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर। इसके अलावा बच्चों अवॉइड नेक फ्लेक्शन और एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन, क्योंकि आपको अच्छे से पता है पेशेंट को नकल रिजिडिटी है, तो नेक को फ्लेक्स करने से अवॉइड करना। पेशेंट को ब्रूट जेनकिंस साइन और कर्लिंग साइन प्रेजेंट है, तो हमें हिप को एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन को प्रिवेंट करना। यह डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक फ्लेक्शन को अवॉइड करना है, हिप फ्लेक्शन को अवॉइड करना है, क्योंकि अच्छे से पता होगा स्पाजम्स होंगे, और जब पेशेंट एक्सटेंड करेगा लेग को तो पेन होगा, और पेशेंट नेक को फ्लेक्स करेगा तो पेन होगा, बिकॉज पेशेंट को नकल रिजिडिटी होती है। ओके फाइन, ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको पुट किया। अब नंबर आता है एमसीक्यू। अभी तक तो हमने पढ़ा था थ्योरी पार्ट, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि यदि आपने मेनिंजाइटिस पढ़ लिया पूरा और इस तरीके के रैशनल वाले इनक्लक्स पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपका मेनिंजाइटिस परफेक्ट है बच्चों। मैंने काफी स्पीड अप लिया क्योंकि 1 आवर मुझे टॉपिक फिनिश करना था, और ये स्पेशली एनएचएम एमपी वाले जो बच्चे हैं लगातार क्वेरी करें, उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। सीआरपीएफ में जो बच्चे फिजिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह एनएचएम की वैकेंसी आई है, और एनएचएम का सिलेबस आपके जेएनसी जोधपुर में अवेलेबल है बच्चों। फीस सिर्फ 899 है। इस सिलेबस को परचेज करें, इसमें बेसिक सब कुछ दिया हुआ है, और इसको परचेज करने के लिए फिर से आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेज करके देख सकते हो। और ये बेसिक कंप्लीट सिलेबस इसमें हमने मेंशन किया है, जो आपको ये छोटे छोटे जो एग्जाम्स है उसमें सिलेक्शन में काफी मददगार ये साबित होगा। ओके फाइन, नाउ योर टर्न माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ा, 2 पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की, अब मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, और आपको 100% उस क्वेश्चन का राइट आंसर पुट करना बच्चों, अदरवाइज मार पड़ेगी। आपको ध्यान है, आपको पता है सर का गुस्सा कितना खतरनाक है। वेट करना, वॉच करना, समझ में आए तो आंसर देना, कॉपी पेस्ट मत करना। मैं लगभग 10 एमसीक्यू पुट करूंगा, और 10 एमसीक्यू आपको पूरा मेनिंजाइटिस को रिवाइज कर देगा कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस। इफ यू एबल टू गिव आंसर, नोबडी कैन बीट यू। दैट मीन्स ये टॉपिक परमानेंट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा बच्चों। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट इट एवरीवन। पहला एमसीक्यू आपके सामने बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर, you all are future nursing officer. Nursing officer is assessing client diagnosed with bacterial meningitis. Which clinical manifestation would support diagnosis of bacterial meningitis? मतलब क्या हुआ, डियर नर्सिंग ऑफिसर असेस किया, पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था। मैंने कहा था मोस्ट कॉमन कौन सा बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। Which clinical manifestation would support diagnosed bacterial meningitis? कौन सा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पता लगाने में मदद करेगा बच्चों। पहला लिखा पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन एंड पेरिफेरल पैरेस्थेसिया। बी में लिखा नेगेटिव चुआस्टिक साइन एंड फेशियल टिंगलिंग। सी में लिखा पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड नकल रिजिडिटी। और डी में लिखा नेगेटिव ट्राउजर साइन एंड निस्टाग्मस।
आंसर बताना बच्चों, इन चारों में से वो कौन से मैनिफेस्टेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है। ए बी सी डी। प्रवीण कौशिक डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच माय लविंग प्रवीण। क्या बात है, लगभग 1100 बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट इट एवरीवन। लगभग बच्चों ने सी पुट किया, लॉक करने के लिए भी बोल रहे हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जितने शरीर में बड़े दिखते हैं उतने आसान होंगे बच्चों। क्या बात है। सीके मेघवंशी, दीपक पंचोली, बिल्कुल बलराम, रेनू, सभी बच्चों ने सी आंसर पुट किया है। और आपका कहना है कि बच्चों सी को लॉक कर दिया जाए। यस, ये कृष्णा वर्मा पढ़े क्वेश्चन को 2 बार, आप गलत आंसर पुट करें। बिल्कुल सही माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि पॉजिटिव, मैंने कहा था पॉजिटिव कर्निंग साइन इंडिकेट करता है और नक्कल रिजिडिटी कि पेशेंट को बच्चों क्या है, दैट इज अ मेनिंजाइटिस। पहले मैंने लिखा पॉजिटिव बाबिंस्की साइन और पेरिफेरल पैरेस्थेसिया। बी में लिखा नेगेटिव चोआस्टिक साइन। आपको पता है चोआस्टिक साइन किसमें होता है, ये हाइपोकैल्सियम होता है। किसमें होता है बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से एक तो चोआस्टिक साइन होता है और एक होता है बच्चों ट्राउजर साइन। कौन सा होता है बच्चों, ट्राउजर साइन। और ये दोनों साइन इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सीमिया। तो आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू अर्पिता यादव। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट MCQ देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which type of precaution should nursing officer implement for the client diagnosed with a septic meningitis? कौन से टाइप्स का प्रिकॉशन जो है वो नर्सिंग ऑफिसर इंप्लीमेंट करेगा किस पेशेंट डायग्नोस्ड हो चुका है विद सेप्टिक मेनिंजाइटिस। यहां क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्म ले रहा है। ट्रिकी फॉर्म कैसे ले रहा है, पेशेंट डायग्नोस्ड हो चुका है, करना नहीं है, ऑलरेडी डायग्नोस्ड है। ध्यान रखिएगा बच्चों, डायग्नोस हो चुका है। और सेप्टिक मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम बच्चों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मैंने बार बार बताया था, सेप्टिक को बैक्टीरियल बोलते हैं और एसेप्टिक को वायरल बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन लिखा बच्चों स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, बी में लिखा एयरबॉर्न प्रिकॉशन, सी में लिखा है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और डी में लिखा है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, पुट इट एवरीवन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। नीतू donating 21 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you so much नीतू। Which is the right answer? सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आपको अच्छे से पता होगा। मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, उसी से इसका आंसर मिलेगा बच्चों, उसी से उसका आंसर मिलेगा। लगभग 1100 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कैरी ऑन करें क्लास को बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन, A B C D। क्या बात है, शाबाश। यस बिल्कुल बच्चों, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि ड्रॉपलेट आर रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन यूज फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव लिमिटेड स्पाज्म ऑफ ट्रांसमिशन। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, वहां से ब्लड में जाएगा, ब्लड से मेनिंजस में पहुंचेगा और वहां पर बैठ के मल्टीप्लीकेशन करेगा और पेशेंट को मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। तो इन चारों में से जब डायग्नोस हो चुका है और ये काम किसका बच्चों, डियर नर्सिंग ऑफिसर्स का पूछा है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन पे फोकस करना है। मैं लिखा बच्चों प्रिकॉशन इंक्लूड क्या क्या होगा, स्टेइंग एटलीस्ट 4 फीट अवे फ्रॉम द क्लाइंट। ये प्रिकॉशन है जो पेशेंट को मेनिंजाइटिस होने के बाद लेना है। 4 फीट के डिस्टेंस पे आपको खड़ा होना है एटलीस्ट। वेल यू शुड वियर स्टैंडर्ड आइसोलेशन, मास्क वियर करना है, ग्लव्स वियर करना है जब भी आप पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आते हो। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा बच्चों, क्लाइंट इज आइसोलेटेड फॉर 24 to 48 आवर्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक। मैंने कहा था यदि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है और को ट्रीट किया जा रहा है और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी है तो उसका अगला 24 to 48 आवर्स का टाइम जो है स्टिल पेशेंट इज एबल टू ट्रांसफर इंफेक्शन फ्रॉम अनदर पर्सन। तो आपको स्पेशल ड्रॉपलेट इंफेक्शन से प्रिवेंट करने वाले प्रिवेंशन यहां पर लेने होंगे, अदरवाइज पेशेंट स्टिल इज ऑन रिस्क। तो इनिशियल जो 24 घंटे सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। PSP Tripathi donating 40 rupees to the JNC Student Fund. Thank you so much Tripathi for your loable contribution to the JNC Student Fund.
तो ये 2 पैरामीटर याद रखना बच्चों। स्पेशल प्रिकॉशन में 4 फीट की दूरी बना के रखना है, मास्क वियर करना है, ग्लव्स वियर करना है, और अगले 24 से 48 घंटे तक पेशेंट को आइसोलेट रखना है। स्टिल पेशेंट डज हैव रिस्क टू ट्रांसफर meningitis by the droplet infection to the another person, और अगले 48 घंटे के बाद रिस्क धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है, फिर आप पेशेंट को अलाउ कर सकते हो अदर पेशेंट के साथ में। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वो प्रिकॉशंस है जब हम पेशेंट का, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का केयर करते हैं, तो डियर नर्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नर्सिंग ऑफिसर इज डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर for a client diagnosed with the aseptic meningitis। देखिए बच्चों, aseptic meningitis का मतलब याद रखना वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, और सेप्टिक जब आता तो याद रखना बैक्टीरियल। सेकेंडरी टू द ब्रेन ट्यूमर, ये कंफ्यूज करने के लिए ब्रेन ट्यूमर को पुट किया। रंगलाल सुथार डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। रंगलाल already selected in a NORCET. Yeah, you will be selected in the NORCET 2021. Thank you so much, my dear. Which nursing goal would be most appropriate for the client problem? Altered cerebral tissue perfusion। मतलब क्या हुआ है, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है बच्चों। नर्सिंग ऑफिसर प्लान कर रहा है, केयर प्लान का बात कर रहा है, पेशेंट को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हुआ, उसके साथ उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर भी है। देन कौन सा नर्सिंग गोल है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्लाइंट प्रॉब्लम, क्या हुआ पेशेंट को, अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन। A client will be able to complete activity for the daily living। दूसरा, a client will be protected from the injury of seizure activity occur। The client will be afebrile। afebrile का मतलब होता है बच्चों absent fever, याद रखना afebrile का मतलब होता है absent fever, और febrile का मतलब होता है present fever for 48 hours prior to the discharge। और client will have elastic tissue turgor with ready recoli। देखिए मैं हिंट देता हूं, पेशेंट को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस था, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है। याद रखना ये दोनों फैक्टर आईसीपी बढ़ाते हैं, और जब आईसीपी बढ़ता है तो पेशेंट को सीजर होते हैं। जब आईसीपी बढ़ेगा तो पेशेंट को सीजर आएगा, और सीजर आएगा तो पेशेंट क्या हो सकता है बच्चों, फॉल डाउन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि पेशेंट को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस था, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है, कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट वो पेशेंट का नर्सिंग इंटरवेंशन होगा टू फाइंड आउट, टू प्रिवेंट अल्टर्ड सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन। तो डेफिनेटली कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए डियर नर्सेस की रिस्पांसिबिलिटी होगी, ABCD। या एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी इफ द सीजर एक्टिविटी विल बी अकर। क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया ब्रेन टिश्यू में, और पेशेंट को सीजर होगा, तो सीजर से प्रिवेंट करने के लिए डियर नर्सेस को सबसे प्रायोरिटी पर रखना होगा इस तरीके के पेशेंट को। और आप सभी का आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर एमसीक्यू। जितने बड़े क्वेश्चन बच्चों उतना इजी आंसर, जितने बड़े क्वेश्चन उतना इजी आंसर। क्लाइंट इज हैविंग ए लंबर पंचर परफॉर्म, क्लाइंट इज हैविंग लंबर पंचर परफॉर्म, nursing officer would plan to place client in which position for the procedure। अब इन्होंने क्या बोला, पेशेंट को लंबर पंचर होना है, और लंबर पंचर जिस पेशेंट को होना है, डियर नर्सेस उसका प्लान कर रही है लंबर पंचर करवाने की, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में पुट करेंगे। मैंने बच्चों बिफोर और ड्यूरिंग अलग पोजीशन बताया, आफ्टर लंबर पंचर मैंने सुपाइन बताया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पुट करना, आपको क्वेश्चन का आंसर पुट करना है, साइड लाइन विद द लेग पुल्ड अप, हेड बेंड डाउन ऑन टू द चेस्ट। और बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, सी शेप नहीं होगा, लंबा एक्सप्लेनेशन है। साइड लाइन का मतलब लेटरल, लेग पुल्ड अप, हेड बेंड डाउन ऑन टू द चेस्ट। लेग को अप करना है, हेड को चेस्ट की टूवर्ड बाइंड फोल्ड करना है। साइड लाइन विद द पिलो अंडर द हिप, साइड लाइन में हिप के नीचे पिलो पुट करना। अरे बच्चों सी शेप लिखा हुआ ही नहीं है बदमाशों, कहां लिख रहे हो आंसर आप, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर देखिएगा। यही तो आपकी जो जल्दीबाजी करने की आदत है, ऑप्शन में सी शेप कहीं नहीं है और लगा दिया बेटा अंगूठा, और आपको इसी से सिलेक्शन से रुकवा देता है। सी में लिखा प्रॉन उल्टा लेटाना एंड स्लाइड टेंडल एंड बल पोजीशन, और डी में लिखा प्रॉन विद द पिलो अंडर द एब्डोमेन। अब आप मुझे आंसर पुट करें, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। अब आप आंसर पुट करें, मैंने कहीं सी शेप नहीं लिखा है, मैंने इतना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पुट किया है कि क्लाइंट को लंबर पंचर करवाना है, लंबर पंचर के साथ डियर नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देगा, ABCD। मैं हमेशा कहता हूं पहले पढ़ो
फिर आंसर दो। वो दिमाग में चीजें लेके बैठे हो, गलती क्या करते हो। एक क्वेश्चन आता है, इसका मैं आंसर बता देता हूं बच्चों, आपका सबका आंसर राइट है, एक आंसर। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से, व्हाट इज द नॉर्मल, क्वेश्चन देखना बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। आप गलती कहां करते हैं मुझे वो आपको बताना है, आप गलती कहां करते हो। एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल, ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्मल सीवीपी इन सेंटीमीटर H2। ए में लिखा है 3 to 8 mm ऑफ Hg, सॉरी ए में लिखा बच्चों 3 to 8, ओनली 3 to 8 लिखा है। बी में लिखा है 0 to 14, सी में लिखा है 7 to 15 और डी में लिखा है 15 to 30। अब आप क्या गलती करोगे मैं बता देता हूं। गलती ये करोगे, आप ये नहीं पढ़ोगे, आपने सीधा देखा नॉर्मल सीवीपी, तो आपकी ब्रेन में लाइट जलेगी और आप आंसर लिख के आ जाओ ए, बट ए आंसर गलत होगा। तो लास्ट में इन्होंने क्या पूछ लिया बच्चों, सेंटीमीटर H2 पूछा है। ये आदत आपको सुधारना होगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आए, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, लास्ट में क्या लिखा है, इन सेंटीमीटर H2, और हम यहां पढ़ के अपने आप को रजनीकांत मान लेते हैं कि यस 3 to 8 होगा, और हम ये करके आ जाते हैं, फिर पछतावा होता है, फिर दुख होता है कि यस एक नंबर से मैं रह गया। और यही गलती आपने की बच्चों। इसीलिए याद करें बच्चों, आप जब भी यदि सेंटीमीटर H2 में पूछे तो आपके सामने सीधा मैंने ऑप्शन पुट किया बच्चों, 0 to 14 लिखा हुआ, और पर्टिकुलर एक्सिलर स्टर्नम देंगे तो हम यहां चेंज कर सकते हैं। तो यूनिट देखना जरूरी है, तब आंसर पुट करना है। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योरसेल्फ, यू शुड ट्राई टू लर्न 2 टाइम। मैं कभी से कहता हूं पूरा क्वेश्चन पढ़ें, 2 बार पढ़ें, फिर आंसर लिखें। आदत सुधार लो बच्चों, अभी भी मौका दे रहा हूं, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये मत सोचना सर हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, बट सर आपके जहन में, आपके दिल में, आपके ब्रेन में, वहां से कैसे निकालोगे। और मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, बेटा गलती मत करो। आप गलती कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को एनर्जेटिक रखो, और अपने आप को अपने गोल की तरफ फोकस रखो, ताकि कोई जिंदगी की कोई भी मुसीबत आपको पीछे नहीं कर पाए। दैट इज अ वे हाउ टू फाइट इन एवरी सिचुएशन, with all the competitive exam, with all the family problem, with all the stressiest situation in your life, you will be fight it my dear। क्योंकि ये 2021 का जो साल है, ये अपने सपनों को पूरा करने का साल है। जो सपने अभी तक आपने देखे हैं, उस सपने को पूरा करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आपका JINC प्लेटफॉर्म आपके लिए तत्पर हाजिर है। वो हर बेस्ट कंटेंट आप तक देने की कोशिश कर रहा है, जो आपको कंपटीशन के और करीब ले जा सकें, फाइट करा सकें। बट आपको लगातार भरोसा करना है, लगातार ईमानदारी के साथ JINC परिवार के साथ जुड़े हुए रहना है। मैं हमेशा कहता हूं, जो अभी भी विजिट करने वाले स्टूडेंट है बच्चों, सुधर जाओ। जिस दिन ये इधर उधर घूमना बंद कर दोगे, उस दिन तरक्की की राह पे चल पड़ोगे। उस दिन आपका जनरेशन जो है वो बदलने लगेगा। और इससे साबित करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अपने लोगो पे JINC का लोगो लगाएं, और आई वॉन्ट टू ट्रस्ट योर इमोशन टूवर्ड्स योर JINC। यदि आपका JINC का लोगो लगा हुआ है, दैट मीन्स यू टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड JINC। और यदि लोगो लगाने से डर लग रहा है, इसका मतलब आपका मन अभी भी दूसरी थालियों में भटक रहा है कि वही खाना खा लो, वो खाना खा लो, ये खाना खा लो, और एक दिन थाली खाली मिलेगी बच्चों। तो ये आप सभी के लिए फिर से कह रहा हूं, 24 आवर्स का टाइम आपके पास में। आज ही क्लास खत्म होने के बाद में JINC का लोगो अपने जीमेल आईडी पे लगाएं, और लोगो लगाने से आप JINC परिवार को और मजबूती दे सकते हो। ये महसूस करा सकते हो कि वी ऑल आर विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो JINC की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बच्चों आपके प्रति, और ये लोगो लगा करके आप अपने आप को स्थिर बना सकते हो, टिकाऊ बना सकते हो, भरोसेमंद बना सकते हो। जब तक लोगो नहीं है, तब तक पिकनिक की तरह घूमते रहोगे, और कभी भी पानी में डूब जाओगे, कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इस सुधार करिएगा। जिन बच्चों को बोल रहा हूं वो समझ चुके होंगे। विजिट करना बंद करें, टिक के पढ़ें, भरोसा करें, ईमानदारी के साथ पढ़ें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, जो जब भी प्रेजेंट का, इंडिया का, वर्ल्ड का ग्रोइंग नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग है, जहां हर दिन कुछ नया आता है, हर वो मिनट्स कुछ आपको नया देखा जाता है। तो भरोसा करते रहिएगा, और इसी तरीके JINC से परिवार बनाए रखिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की तरह आगे बढ़ते बच्चों।
ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस, ध्यान से पढ़ना बच्चों, एक्यूट स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस मैंने पुट किया है, ए 3-year-old चाइल्ड इज रेस्टलेस एंड इरिटेबल। 3 साल का बच्चा है, एक्यूट स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस को है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट, इन चारों में से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होगा उस पेशेंट के लिए? ओके फाइन, लिमिटिंग कन्वर्सेशन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ कम से कम बात करें, कीपिंग एक्सट्रेनियस नॉइज टू ए मिनिमम, कम से कम, क्योंकि मैं बता दूं बच्चों, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के सामने यदि लाउड नॉइज से आप बात करते हो तो पेशेंट इरिटेशन फील करता है, पेशेंट को कहीं ना कहीं ये जो 3 ट्राइड सिम्टम हम यहां पर पढ़ते हैं वो और सीवियरिटी की ओर ले जाते हैं। देन अलाउ द चाइल्ड टू प्ले इन द बाथ टब, नेवर। देन परफॉर्मिंग ट्रीटमेंट क्विकली, तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें। तो विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कौन सा राइट आंसर होगा? ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज है मेनिंजाइटिस का, 3 साल का बच्चा है, उसको रेस्टलेसनेस हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन को आप इंस्टीट्यूट करोगे? ए, बी, सी, डी, ऑप्शन आपके सामने। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है। यस बिल्कुल बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कहा था नॉइजी जो है, हाई नॉइज, हाई पिच नॉइज जो है वो पेशेंट को इरिटेबिलिटी कॉज करेगा, that need to be prevent when the patient suffer with the meningitis. Okay fine, मैंने मेंशन किया है a child in the acute stage of meningitis is irritable or hypersensitive towards your loud noise। मैंने कहा था बच्चों loud noise और light, इसको फोटोफोबिया भी होते हैं, इसको बच्चों को फोटोफोबिया भी होता है, इसीलिए पेशेंट को लाइट से भी प्रिवेंट करना होता है। Therefore, extraneous noise should be minimized और bright light avoided as much as possible। क्यों ब्राइट लाइट क्या करेगा बच्चों? फोटोफोबिया। तो ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन थिंग्स को अवॉइड करना है। मेनिंजाइटिस जरूरी नहीं बच्चा हो, बड़ा हो तो भी लाउड नॉइज को अवॉइड करना है और कहीं की ब्राइट लाइट को अवॉइड करना है टू प्रिवेंट इरिटेबिलिटी। ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। A lumbar puncture is performed on a child suspected of the having bacterial meningitis। मैंने आपको CSF एनालिसिस पढ़ाया था। सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, CSF को एनालिसिस किया जा रहा है। CSF is obtained for the analysis. A nursing officer review result of CSF analysis and determine the which of the following result वुड वेरीफाई कि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। आपके सामने ऑप्शन देखिए बच्चों, पहले लिखा क्लाउडी होगा CSF, डिक्रीज होगा प्रोटीन, डिक्रीज होगा ग्लूकोज। यहां क्या लिखा बच्चों? डिक्रीज प्रोटीन लिखा, उसके साथ डिक्रीज ग्लूकोज लिखा है। दूसरा क्लाउडी CSF, एलिवेटेड प्रोटीन और डिक्रीज ग्लूकोज। सी में लिखा है क्लियर CSF होगा नहीं, डी में लिखा है फिर क्लियर CSF होगा नहीं, तो ए और बी में से सिलेक्ट करना बच्चों, ए और बी में से सिलेक्ट करना। यहां लिखा डिक्रीज प्रोटीन और यहां लिखा एलिवेटेड प्रोटीन, मैंने कहा था मोर देन 200 और डिक्रीज ग्लूकोज को मैंने कहा था लेस देन 40 mg पर डियर, लेस देन 40 mg पर डियर। विच इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी। पुट एवरीबॉडी। क्या बात है, सब बच्चों ने बी पुट किया और लॉक भी करते जा रहे हैं। Yes, that kind of participation I need from every future nursing officer। बिल्कुल सही बच्चों, बी राइट आंसर यहां पर, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज कम होगा, बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा जाएंगे और ग्लूकोज को खा जाएंगे तो डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल कम, और जब बैक्टीरियल डिपोजिशन ज्यादा होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होने में आसानी होती है, तो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरा क्लियर कलर का जो CSF होता है वो क्लाउडी हो जाएगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको इंडिकेट करेगा। नागेश बहुत बढ़िया बेटा, काजोल बहुत बढ़िया बच्चा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा इंडिकेटेड नकल रिजिडिटी? कौन सा 4 में से वो डाटा है जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को नकल रिजिडिटी है, पेशेंट को स्टिफनेस है। नकल रिजिडिटी को आप बोल सकते हो बच्चों स्टिफनेस ऑफ नेक, दैट वी कैन से नकल रिजिडिटी। पॉजिटिव कर्निंग साइन इंडिकेट करेगा, नेगेटिव प्रोटीन के साइन इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव होमन साइन इंडिकेट करेगा और नेगेटिव कर्निंग साइन। कौन सा आंसर राइट होगा बच्चों? होमन साइन डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सिम्टम है बच्चों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा ओपन साइन, तो ये हट गया, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर।
कौन सा वो आंसर राइट होगा जो इंडिकेट करेगा। थैंक यू यश, थैंक यू माय डियर। ए बी सी डी, यस ऑलमोस्ट बच्चों ने ए आंसर पुट किया है। क्या बात है बच्चों, फटाफट आंसर देने लगे आप सभी। दैट मीन्स आपको मेनिंजाइटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप किसी भी तरह के एमसीक्यू आपके सामने पुट किया जाए तो आप राइट आंसर पुट कर सकते हो और आपका आंसर यहां पर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, बिकॉज सभी नेगेटिव एक ही साइन है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। और पॉजिटिव कर्निंग साइन और पॉजिटिव ब्रूट-जेनकिंस साइन, ये दो सिम्टम होते हैं, दो नकल रिजिडिटी को फाइंड आउट करने के मेथड बोल सकते हो आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस, ध्यान से देखना बच्चों, पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। फिर से बता रहा हूं, एसेप्टिक का मतलब वायरल मेनिंजाइटिस। वो कौन सा पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड है बच्चों, एसोसिएटेड है। ओके फाइन, ऑप्शन आपके सामने है, इश्यमिक इन्फ्रैक्शन ऑफ सेरिब्रल टिश्यू, चाइल्डहुड डिजीज ऑफ वायरल कोजेशन सच ए मम्स। देखिए मैंने कहा था, यहां ध्यान रखना, एसेप्टिक का दूसरा नाम बता देता हूं, वायरल मेनिंजाइटिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वायरल मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। सी में लिखा है ब्रेन एब्सिस कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। डी में लिखा है सेरिब्रल वेंट्रिकुलर इरिटेशन फ्रॉम द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो वो कौन सा चारों में से पैथोलॉजिकल प्रोसेस है दैट एसोसिएटेड विद द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। हनी यादव, थैंक यू सो मच माय डियर। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? बिल्कुल बी सभी बच्चों ने पुट किया है और बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा मैंने क्लियर मेंशन किया है, वायरल कोजेशन सच एज मम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो बी आपका राइट आंसर यहां पर आप सभी ने जो पुट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो यहां तक जो अपनी जर्नी थी बच्चों आज की, जहां पर हमने मेनिंजाइटिस को फिनिश किया है, आज अपना साथ यहीं तक था। लगातार अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। हम एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे ठीक 4 बजे। तैयार हो जाइएगा। हर आने वाला वक्त, हर एक दिन अपने लिए बहुत कीमती है और ये आपके लाइफ का पार्ट है। 4 बजे की क्लास बच्चों, डेली 4 o'clock आपको आना है, 1 hour स्टडी करना है और 50 MCQ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्न करना है। ये आपकी बेसिक नीड में शामिल कर देना, क्योंकि मिशन ESIC, मिशन नॉर्थ-सेट 2021, ये आने वाले वक्त के मिशन है 2021 में बच्चों। लगातार मेहनत करनी है, हार नहीं मानी है, कितने भी बिजी हो 1 घंटा निकालना ना भूलें, क्योंकि वो 1 घंटा आपके 24 आवर्स का रिलैक्सेशन देता है। यस कि आज मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। जो भरोसा आपने JNCP किया उसको कैरी ऑन करिएगा, क्योंकि हमें हमेशा कहते हो मेरी दुनिया, मेरा वर्ल्ड, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी एनर्जी सब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है। मैं हर वक्त कुछ उनके लिए करने की कोशिश करता हूं और आपका जो सम्मान मिला है, जो रेस्पेक्ट मिला है, ये मेरी जिम्मेदारी को डबल कर देता है और मैं डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बट आप हिम्मत रखिएगा, JNC को लोगो लगाना ना भूलें, सुबह 5 बजे उठना ना भूलें, 4 बजे की क्लास अटेंड करना कंपल्सरी है और एक्सिस मोबाइल का यूज करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप और हम एक मिशन पे हैं और जब तक वो मिशन कामयाब ना हो जाए तब तक आदतों के साथ संघर्ष करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, पेन महसूस करना है, पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना है, फाइट करना है, लड़ते रहना है, ताकि आने वाले 2021 में आपके परिवार में खुशियां आ सकें, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और बड़ों का रिस्पेक्ट करिएगा, माँ बाप की इज्जत करना ना भूलें, झूठ नहीं बोलना है, दिखावा नहीं करना है, बड़ी बड़ी नहीं हाँकनी है, जो कर सकते हो वही करें और यही आपका JNC परिवार सदा आपको सिखाता है। ख्याल रखिएगा, हेल्थी रहिएगा। कल फिर मिलेंगे ठीक 4 बजे एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।